आदरणीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी की मंशा थी कि इस 75वें साल को बड़े धूमधाम के साथ पूरा भारत मनाए। इसी को रंगों में बांटने की कोशिश हो रही है। कोई हरा लेकर निकलता है, कोई भगवा लेकर निकलता है, कोई लाल लेकर, कोई नीला लेकर, तो कोई पीला। कि एक इंसान दूसरे इंसान को मदद या प्यार करने की जगह पर वो डंडों से मारने का काम, पीटने का काम, आजकल तो बुलडोजर है वो फैशन बन गया है। गरीबों के पूरी जिंदगी खर्च करके जब मकान बनता, मैं झोपड़पट्टी में रहा हूँ, मुझे पता है कि और फुटपाथ पे सोने का दर्द क्या होता है। थोड़ा जांच करोगे तो आपको उन घरों को गिरा के बुलडोजर को वहाँ पे चला के उनको बेघर करके लगता है इस देश का वो एक अलग प्रकार का निर्माण करना चाहते हैं। देश का महात्मा गांधी ने भी कहा था कि वन टू द लास्ट वाला जो शब्द आप सब लोग जानते हैं कि आज़ादी का सही मायने में तब मतलब है जब सबसे पीछे जो अंतिम छोर पे बैठा हुआ व्यक्ति है वो महसूस करे कि मैं आज़ाद हूँ और मेरा देश आज़ाद है। हम गोरों से तो आज़ादी पा ली है, पर एक नई अगर मीडिया लिख दिया तो वहाँ पे भी IT या IB की रेड हो जाती है। कल का ही घटना है, जिग्नेश गुजरात में, पालनपुर में, जिग्नेश मेवाणी गुजरात का जो MLA है उसको रात को, तो ये जो घटनाएं हो रही है क्योंकि लोग बोल रहे हैं कि क्यों आज़ादी के गौरव की यात्रा। कंगना रावत जैसी, मैं नाम नहीं लेना चाहता था पर मैं मतलब मेरे को मजबूरी में लेना पड़ रहा है कि जिनको आज़ादी के इतिहास के बारे में मालूम नहीं है तो कहीं गलत इतिहास पढ़ी है, कहीं शाखाओं में जाकर, मैं शब्द इस्तेमाल करता हूँ, कहीं शाखाओं में जाकर वो झूठा इतिहास पढ़ी है। वो बोलती है कि देश की आज़ादी भीख में मिली। तो हम ये युवाओं को बताने के लिए आज़ादी गौरव यात्रा में इसलिए पैदल चल रहे हैं रोज के 17-18 किलोमीटर से लेकर 29-30 किलोमीटर तक का, कि गांव-गांव में हम कह सके कि वो मंगल पांडे की शहीदी वो भीख नहीं थी, वो चंद्रशेखर की शहीदी वो भीख नहीं थी, वो सुखदेव राजगुरु और भगत सिंह को जो फांसी पर लटकाया गया था वो भीख नहीं था, वो जलियांवाला बाग वो भीख नहीं था, वो आदिवासियों की हत्या मानगढ़ में हुई वो भीख नहीं था, लक्ष्मीबाई जो लड़ी थी वो भीख नहीं था, या तात्या टोपे लड़ा था वो भीख में नहीं था। गांधी, सरदार से लेकर नेहरू सालों तक जेल में रहे, खान अब्दुल गफ्फार खान हो या अरुण आसफ अली हो, और आज़ादी मिलने के बाद बाबा साहेब आम्बेडकर हो जिन्होंने इस देश का संविधान बनाया, ये सब कुछ भीख में नहीं था। बड़ी कड़ी मेहनत से उन्होंने जिंदगी इस देश के लिए दी, तब ये भारत बना है इतना मजबूत। इस भारत की आज़ादी को आप हल्के में ना ले, इस भारत की आज़ादी को आप भीख में ना माने, और इसीलिए हम वो गौरव गाथा लेकर निकले हैं। और वो हर शहीद को याद करके, नमन करके, वो सुभाष चंद्र बोस जी को याद करके हम इसलिए निकलते हैं कि कहते हैं कि देश में हर कोई जब लड़ा है और बिना लड़े जब आज़ादी मिलती है तो क्या होता है, उसके दो नमूने हैं। जब कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में पूरा देश आज़ादी का जंग लड़ रहा था, और भी संगठन लड़ रहे थे, पर मुख्यतः कांग्रेस पार्टी जब इस देश के आज़ादी के जंग में लड़ रही थी, वो मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में मुस्लिम लीग चल रहा था, और दूसरा वो सावरकर के नेतृत्व में हिंदू महासभा चल रहा था। ये दोनों ही संगठन इस देश की आज़ादी को बार बार रोकने की कोशिश कर रहे थे। इसीलिए 1942 में भी हिंदू महासभा ने और मुस्लिम लीग ने, दोनों ने मिलकर वो हमारा जो क्विट इंडिया मूवमेंट था उसका बहिष्कार किया था। वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक पत्र लिखा था कि हम अंग्रेजों के साथ हैं, अंग्रेजी सल्तनत के साथ हैं, और हम इस क्विट इंडिया मूवमेंट में हम नहीं हैं, और सबको रिक्वेस्ट किया था कि इसके साथ ना जुड़े। तो जो देश की आज़ादी के जंग में दोहरा चरित्र दिखाने वाले, 9 बार माफी मांगकर जेल से बाहर निकलने वाले, अंग्रेजों की 60 रुपया दलाली खाकर पूरी जिंदगी जीने वाले, ये आज हमको सिखाने निकले हैं उनके वंशज कि राष्ट्रवाद क्या है। हम ये कहते हैं कि राष्ट्रवाद की आप बात करते हो, हम तो तुम राष्ट्रवाद को क्या समझ सकोगे, हम तो देश प्रेमी हैं, और प्यार में लोग कुर्बान होते हैं, बलिदान होते हैं, न्यौछावर होते हैं। उसी प्रकार से जो न्यौछावर का, बलिदानी का, कुर्बानी का जो इतिहास है, उस इतिहास को लेकर निकले हैं। कोई राजनीति नहीं करनी है, सिर्फ इतना ही कहना है कि जब भारत के आज़ादी का जंग लड़ा था
तब हिंदू और मुसलमान नहीं देखा था, सिख या ईसाई नहीं देखा था, वो हर भारतीय लड़ा था, इस देश के लिए लड़ा था। बाद में आपने उसको हिंदू और मुसलमान में बांटकर इस देश को जो कमजोर करने की आज साजिश हो रही है, उसके खिलाफ की एक लड़ाई है। और इसीलिए एक दो नारे जो है हम लोग इस यात्रा के दरमियान उपयोग करते हैं, मैं आपको कहूँगा ये नारे भी ऐसे हैं जो भारत की आज़ादी के साथ जुड़े हुए, कि तुम दंगों के दंगाई हो तो हम शांति के सिपाही, तुम अगर दंगों के दंगाई हो तो हम शांति के सिपाही हैं। ये सेवा दल श्वेत सेना तब भी लड़ा था, आज भी लड़ रहा है। और इसीलिए हम कहते भी हैं कि पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे इन चोरों से। जो ये चोर मानसिकता है, संविधान को कमजोर करने वाली, उसके खिलाफ की लड़ाई है। हम साफ साफ उनको ये संदेश भी कहते हैं, जरूरत पड़े तो हम पर FIR करें, हमको भी रात को अरेस्ट करें, कोई डर नहीं है। राहुल जी लगातार कहते हैं डरो मत, डट के लड़ो। तो माननीय सोनिया जी और राहुल जी ने ये आज़ादी का इतिहास को लोगों के बीच में ले जाने के लिए हम लोगों को जिम्मेदारी सौंपी और श्वेत सेना निकल पड़ी है, वही कहकर अगर तुम्हारे हाथ में डंडा है तो हमारे हाथ में झंडा है। अगर तुम डंडों से तोड़ोगे तो हम झंडे से जोड़ेंगे। तुम्हारा काम तोड़ना है, जैसे दिल्ली में घर तोड़ रहे हैं, लोगों की हड्डियां तोड़ रहे हैं, किसी की दुकानें तोड़ रहे हैं, तो तुम्हारा काम तोड़ना है और हमारा काम जोड़ना है। तोड़ना बड़ा आसान होता है, जोड़ना मुश्किल है। हमने वो मुश्किल वाला पथ चुना है और इसीलिए हम लोग ये यात्रा, और मेरी खुली चैलेंज भी है उन लोगों को जो देश को इस तरीके से बांटना चाहते हैं उनकी, अगर तुम भारत माता का सम्मान करते हो, अगर तुम भारत माता का सम्मान करते हो तो अपनी शाखाओं में राष्ट्रगान गाना शुरू करो, अपनी शाखाओं में तिरंगा लहराना शुरू करो और अपनी शाखाओं में बच्चों को जहर की जगह पे संविधान की समझ जो है वो देना शुरू करो कि खुला, और है अगर ताकत तो निकलो डंडे की जगह पर झंडे लेकर, गांधी आश्रम से लेकर राजघाट तक तिरंगा लेकर, और भारत माता की जय एक बार नहीं, हम लोग जो कहते हैं कश्मीर से कन्याकुमारी भारत माता एक हमारी, और हम लोग कहते हैं बोलो भारत माता की जय जय जय। ये 3 बार जय तो अपनी सनातन संस्कृति है, एक बार की जय में हम क्यों निपटा दे भारत माता को। तो ये हमारा जयकारा भी है, वो भी लोग लेकर निकले हैं। लगातार भाई हम सिंह ने भी बताया कि हम लोगों से पूछ भी रहे हैं, अगर हमारी सरकार है राजस्थान में तो लोगों से ये भी पूछ रहे, सुझाव ले रहे हैं कि भाई कहीं कमियां नजर आती है तो सुझाव पेटी में डालो। कांग्रेस के कार्यकर्ता जो कुछ जगह पे अपनी बात नहीं रख सकते थे कि लोगों तक कैसे हम राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचे, तो आज राष्ट्रीय नेतृत्व है वो गांव-गांव में निकला है। बहुत सारे सेक्रेटरी, AICC के महासचिव, सब लोग रास्ते में अलग अलग जगह पे, CWC के मेंबर भी जनता के बीच में जाएंगे। तो ये जनता के बीच में जाने का धूप में एक प्रकार से ये यज्ञ है, यज्ञ के लिए चल पड़े। और राजघाट चुना, उसके पीछे कारण ये भी है कि 6 अप्रैल के बारे में भाई हम सिंह ने बताया, एक रोलेक्ट एक्ट वाला, और 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने दांडी में जब नमक उठाया था और कहा था कि हे अंग्रेज सल्तनत, तुम कहते हो कि तुम्हारा सूर्यास्त नहीं होता है, मैं तुम्हारे किले को इस मुट्ठी नमक से इसको ध्वस्त करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। और तब भारत भर में आंदोलन खड़ा हुआ था और अंग्रेजी सल्तनत को जो है यहाँ से हटाने का एक बिगुल फूंका था। तो ये इसी 6 अप्रैल को चुना है, और राजघाट इसीलिए चुना है कि हम दंगाइयों को, खून की होली खेलने वाले को, महात्मा गांधी की हत्या करने वाले, उनके वो पूर्वजों को और उनके वंशजों को ये कहना चाहते हैं कि तुम गांधी को गोली मार सकते हो, गांधी के विचारों को नहीं। गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है, और इसीलिए हम लोग राजघाट जा रहे हैं। और आज सबसे ज़्यादा देश और दुनिया को गांधी की जरूरत है, सत्य और अहिंसा की जरूरत है। धन्यवाद साहब। नहीं मानता हूँ, नहीं ये देखिए, तोड़ना भी है ना, तो आइए मैं जिन स्टेट में बड़े बड़े मिनिस्टरों के मकान भी तो इलीगल बने हुए हैं, जो बड़े बड़े होटल भी, बड़े बड़े बिल्डिंग भी देश भर में, मैं किसी एक पक्ष की बात नहीं करता हूँ, टूटती है गरीबों की झोपड़ियाँ क्यों? तो जरूरी है देश के विकास के लिए किसी को कुछ न्योछावर करना है तो करना चाहिए। मैं कहता हूँ, मैं एक तरीके से अतिक्रमण को मैं जायज़ मानता हूँ, एक तरीके से, अगर मैं नहीं, एक तरीके से मैं जायज़ मानता हूँ। कब इस देश में पैदा होने वाले नागरिक को अगर उसके लिए ऊपर छत नहीं है और सोने के लिए जगह नहीं है, और उसके लिए अगर
परिवार को चलाने के लिए जो चाहिए मिनिमम, अगर वो नहीं है तो वो अतिक्रमण नहीं है। अतिक्रमण है रिलायंस का, अतिक्रमण है वो अदानी का, वो अंबानी का, जो लाखों हेक्टर जमीन को कब्जाए बैठे हुए 1 रुपया चौरस मीटर के हिसाब से। मैं उस गरीब का अगर बड़ा फैला के बैठेगा तो अतिक्रमण है, पर जो कहते हैं ना ग्रीड और नीड, अगर वो नीड के लिए है तो वो अतिक्रमण मेरे लिए अतिक्रमण नहीं है। उस भारत में रहने के लिए एक नागरिक का मिनिमम जो एक हाउस होल्ड का, एक छत का जीने का अधिकार है, और जीने के अधिकार में उस मकान का अधिकार है। मैं किसी भी पार्टी की सरकार हो, मैं एक कर्मशील सेवा दल का साथी होने के नाते मानता हूं कि उसकी जिंदगी जीने के लिए जो रहने के लिए जगह चाहिए तो वो अतिक्रमण नहीं। ईसाई को, ना मुसलमान को, ना हिंदू को, ना सिख को, किसी भी को भी कानून अपने हाथ में लेकर दंगा करने का किसी को अधिकार नहीं। सवाल यह है कि जब सेवा दल की यात्रा गुजरात में हिम्मतनगर पहुंचती है और हिम्मतनगर में पर्टिकुलर जगह पर जानबूझकर दंगा करवाते हैं, उसकी वीडियो क्लिपिंग्स है कि क्यों किसी के मस्जिद पर जाके आप तो उसी धर्म का ध्वज, पाकिस्तान का ध्वज हो, गिरा दो। पर किसी भी धर्म, मैं अपने गॉडेस को मानता हूं, ममाई को, तो मेरा अपना ध्वज है। मेरे मंदिर में आकर मेरा ध्वज आप उतार दोगे? हर किसी के धर्म स्थान पर चढ़कर, ये गलत बात है। ये अंतिम। अच्छा, दूसरी सबसे, आप सब भी जानते हैं, कोई ऐसा अच्छा मेरे को भेजा है, ये बड़े नेताओं के कोई बेटे तो ये ध्वज उतारने नहीं जाते हैं, ये बड़े नेताओं के बेटे कोई दलों में नहीं जुड़ते हैं, या वो पथराव करने में नहीं होते हैं, या तलवार लेकर वो नहीं निकलते हैं, वो तो क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन जाते हैं। बड़े बड़े नेताओं के बेटे हैं वो तो नहीं, मैं तो बड़े वो गहलोत साहब कभी दंगे भी तो नहीं करवाए। गहलोत साहब कभी नहीं, मैं जो कहता हूँ टारगेटेड है बहुत, आप साफ मान लीजिए। मैं क्रिकेट बोर्ड का अध्यक्ष इसलिए बोला कि जो तड़ीपार भी रहते हैं, दंगों में अगुवाई करते हैं और अपने बेटों को आगे बढ़ा लेते हैं, मैं वहां पे गहलोत साहब ने कभी किसी को चाटा भी नहीं मारा है, वो तो गांधी है इस देश का। सर, आपने तमाम तरह के आरोप लगाए हैं। किसके? तमाम तरह के आप आरोप लगाते हैं बीजेपी सबके ऊपर। हाँ, आप मुझे बताइए कि कश्मीर में जो धारा 370 हटाई, कौन सी 370? देश इतने बेचता था या आप तो भी राष्ट्रपति मानते हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कश्मीर को भारत के साथ जोड़ने के लिए जितना प्रयास किया और जवाहरलाल नेहरू जी ने जो काम किया वो दुनिया का कोई भी नहीं कर सकता, और उसके लिए उस समय की ज़रूरत के हिसाब से जो धाराएं थी वो लगी, और हम सिर्फ 370 की बात करते हैं। मैं पत्रकार साथियों को भी और पूरे भारत के बाकी एक्टिविशन को भी कहता रहता हूँ, 371, 71 और 72 भी। कभी इसके बारे में कोई सवाल पूछा है मेरे को? वही तो, जो हिमाचल में क्या लागू है, सिक्किम में क्या लागू है, नागालैंड में क्या लागू है, ये चर्चा का मुद्दा विशेष सोच वाले लोगों ने शुरू करवाया बार बार। मैं तो कहता हूं, क्यों सिर्फ कश्मीर, पूरे भारत में बाकी जगह पे भी, पर वहां आपको हिंदू मुसलमान करने का मौका नहीं, आपको मतलब जो करवा रहे हैं उनको मौका नहीं मिलेगा ना। सिक्किम में हिंदू मुसलमान नहीं हो पाएगा, नागालैंड में हिंदू मुसलमान नहीं हो पाएगा, मणिपुर में नहीं हो पाएगा, मिजोरम में नहीं हो पाएगा, हिमाचल में नहीं हो पाएगा। मैं और आप हिमाचल में नहीं जमीन खरीद सकते, आपको पता है। तो और दूसरा कि मेरे और आपके बीच में, मैं 370 हटा के, कश्मीर को लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं, कश्मीर के लोग तो बोलते हैं हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सवाल ये था कि आप और मेरे बीच में एक अग्रीमेंट है कि मेरी और आपकी दोस्ती होती है, आपका और मेरा परिवार जब मिलता है तो हमारे और आपके बीच में एक प्रामाणिक तरीके से वचनबद्धता होती है। उस वचनबद्धता के हिसाब से समय के साथ आपको कन्विंस करके मैं बोलूँगा अब ये चेंज करें हम, पर आपको मैं नाक दबा के, मुंह दबा के चेंज करूं तो वो गलत बात है। तो मैं मानता हूं कि इस देश के हर जगह पे वैसी हर धारा को हटाना चाहिए जो लोगों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए नुकसानदेही हो, किसी के व्यापार के लिए नहीं, किसी के व्यक्तिगत फायदे के लिए नहीं। सर, आपने शुरुआत में बताया, शुरुआत ही आपने इस बात से की थी कि देश में अलग अलग तरह के झंडों में बांट दिया गया है। बिल्कुल, कोई हरे झंडे में, कोई भगवा झंडे में, ये सब बात आपने शुरुआत में बिल्कुल
और अभी आपने इसको अपोज किया कि उस मस्जिद से वो झंडा हटाकर उन्होंने अपना झंडा लगाया। आप अपन तिरंगे की बात कर रहे थे, आपने तिरंगा नहीं लगाया उधर। देखिए, आपने तिरंगे को प्रमुखता दी थी और आपने कहा था कि झंडों में बांट दिया गया है। दो प्रकार के झंडे हैं, एक होता है राष्ट्र का झंडा, दूसरा होता है धार्मिक जो अपनी सोच वाला। जैसे मेरे रामदेव पीर का झंडा क्या है, अलग है ना वो तो। आप बोले कि नहीं रामदेव पीर का भी संघ चाहेगा या कांग्रेस चाहेगा या दूसरा चाहेगा, नहीं, रामदेव पीर का झंडा रामदेव पीर का होता है। तो हर जगह पे हमारे यहाँ पे धार्मिक झंडे जो भी हो वो धर्म की जगह पे रहने चाहिए, पर धर्म के झंडे का राजनीति में इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, मेरा ये कहना है। और धर्म के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। यात्रा के लेकर अभी गांधी आश्रम साबरमती से हम लोग उदयपुर तक पहुंच रहे हैं। हमारे साथ भाई हमारे सेवा दल के राजस्थान के अध्यक्ष हेम सिंह भी हैं, वो जो लगातार यात्रा को उसका पूरा संचालन कर रहे हैं। 58 दिन चलने वाली ये यात्रा गांधी आश्रम से लेकर दिल्ली राजघाट तक जाएगी। महात्मा गांधी की कर्मभूमि से लेकर उनकी अंत्येष्टि जहाँ पर हुई थी वहाँ तक ये यात्रा जाएगी। भारत देश को आज़ाद हुए 75 साल हुए, तो 75वें साल में हम उन तमाम वीर वीरांगनाओं को उनके गौरव की गाथा लेकर इस गौरव यात्रा में निकले हैं। देश के युवाओं को, नई जनरेशन्स को याद दिलाने के लिए कि किसी फिल्म स्टार के कहने पर इस देश की आज़ादी भीख में नहीं मिली थी। ये देश की आज़ादी लाखों कुर्बानियों से मिली थी। कई लोग जेल गए, लाठी खाए, गोली खाए, फांसी लगाई, तब जाकर ये देश की आज़ादी जो है हमको मिली। हम लोग लगातार महात्मा गांधी से लेकर सरदार पटेल से लेकर नेहरू जी से लेकर मौलाना अबुल कलाम से लेकर हमारे सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव से लेकर हर किसी को याद करते हुए और आज़ादी मिलने के बाद जो है हम इंदिरा जी से लेकर बाबा साहब आम्बेडकर और लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो देश के अंदर स्वावलंबन का काम जिन्होंने किया, टेक्नोलॉजी का काम राजीव जी ने जो किया, तो वो हर व्यक्ति को और देश को इकोनॉमिक आज़ादी का काम मनमोहन सिंह जी ने जो दिलवाया। तो इस देश की आज़ादी दिलवाने में और आज़ादी के बाद का जो राष्ट्र का नवनिर्माण करने में जिनकी भूमिका है, उन भूमिकाओं की गाथाओं को लेकर उनको याद करते हुए, उनको नमन करते हुए हम लोग निकले हैं। 1171 किलोमीटर की यात्रा में करीबन मतलब हम लाखों लोगों से जो है मिलना होगा। हम 750 से अधिक गांवों तक पूरे भारत के अंदर घूमेंगे और 100 से आसपास जो नगर पालिका या महानगर में जाएंगे। जब भी हम रास्ते में जाते हैं तो गांव के लोग जिस प्रकार से इस यात्रा का स्वागत करते हैं, महिलाएं दौड़ के आके जुड़ती है, अपने हाथ में झंडा लेती है, बच्चे स्कूल के बाहर निकल के तिरंगे को सैल्यूट करते हैं और लगता है मतलब एक प्रकार का इस भारत माता की जो यात्रा है, इस आज़ादी की गौरव यात्रा में हम खुद को भी महसूस हो रहा है कि भारत की हर भूमि से अब जब निकलते हैं, वहाँ ताल कदम पे कदम मिलाते हुए निकलते हैं, तो वो आज़ादी के जंग की याद आती है कि गोरों के सामने जब लड़ रहे होंगे ये श्वेत सेना और कांग्रेसी, तब किस प्रकार से उनके जुल्म के सामने भी ये मजबूत तरीके से लड़े होंगे। और आज देश की जो आज की हालात है, नफरत, जहर इस देश में लगातार बढ़ते जा रहे हैं, उसके खिलाफ अगर हम कुछ भी लड़ सकते हैं तो वो लड़ाई जो है वो प्यार की हो सकती है, अमन और शांति की हो सकती है, वो अहिंसा के जरिए गांधी जी के जो मार्गदर्शन के नीचे लड़ी जा सकती है। और हम सबको ये कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी की अंतिम स्थान पर जाके हम बाकी लोगों को भी संदेश देना चाहेंगे कि आप गांधी की हत्या करके इस देश के अंदर जो आप करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे, क्योंकि गांधी को मार सकते हो, गांधी के विचारों को नहीं। गांधी अतीत ही नहीं भविष्य भी है। तो ये मान्यवर सोनिया जी और राहुल जी का मार्गदर्शन था, आदेश था कि किस प्रकार से हम आज़ादी के इस गौरव को लोगों तक ले जाए, और इसीलिए यात्रा निकली है। 75 यात्री लगातार चल रहे हैं, कभी 100-200 लोग और जुड़ते हैं, चले जाते हैं, कहीं 1000-2000, कहीं 5000 लोग जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से लगातार यात्राएं चल रही है। हर सुबह में फ्लैग होस्टिंग होता है, शाम को उसका अवतरण होता है। तो इस प्रकार से ये यात्रा में, और सबसे जो मुझे गर्व जो हो रहा है वो इस बात का है कि 84 साल के बुजुर्ग से लेकर छोटे बच्चे तक का इस यात्रा में लगातार चल रहे हैं, और पूरे ध्वज को सम्मान के साथ जो एक हमारा प्रोटोकॉल होता है उसके साथ गांधी आश्रम से लेकर राजघाट तक ले जाएगा। 36 साल के बाद इतनी बड़ी पदयात्रा
इस देश के अंदर निकली है, वो भी देश की एकता, अखंडता और बंधुता के लिए, प्यार के लिए, नफरत को मिटाने के लिए। आप सबका धन्यवाद। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।